नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जो मेरे द्वारा वीडियो बनाए गए हैं उसको देखकर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही होगी, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ समझने को मिल रहा होगा। अगर दोस्तों आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते, किसी की भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो हिस्ट्री तो उसमें आता ही है। और दोस्तों जो भी सब्जेक्ट दूसरे भी आते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री है। और दोस्तों आप अगर दोस्तों तैयारी नहीं भी करते तो समझ के लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के बारे में जानना दोस्तों कोई बुरी बात है नहीं। तो पिछले समय में क्या क्या हुआ, कैसे हम आज़ाद हुए और उसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों ये इतिहास है, जो पुरानी बातें होती है। ठीक है दोस्तों, अगर जीवन में अगर देखें तो कोई क्या कर रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, दोस्तों में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी तो जानकारी है हमारे देश के बारे में कि पिछला क्या हुआ, तो इसका भी थोड़ा आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा कि पिछले समय में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हम आज देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आज़ाद हिंद फौज का मतलब होता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के बिना अधूरी है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे और फिर आज़ाद हिंद फौज को देखेंगे, क्योंकि ये फौज अलग थी और सुभाष चंद्र बोस अलग। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखें, जो कि आपने काफ़ी नाम सुना होगा, जो कि एक ऐसा हीरो, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर, एक ऐसा था स्वतंत्रता सेनानी जिसको इतिहास में दफन कर दिया है। उसके हम दोस्तों पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बस इतना याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945 तक सुभाष चंद्र बोस का कार्यकाल रहता है। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे सुभाष चंद्र बोस का परिचय देखेंगे, परिचय, उनका परिवार, बैकग्राउंड, कहाँ से थे वो सब। तो ये दोस्तों ये देखें तो सब परिचय, फिर उसके बाद में वो क्रांतिकारी बनते हैं, मतलब कि अपना जो जीवन है वो देश के लिए समर्पित कर देते हैं और फिर वो चले जाते हैं जापान और मतलब कि वो पुनर्जीवित कर देते आज़ाद हिंद फौज को और एक अलग अस्थायी सरकार बना लेते। दोस्तों 3 चैप्टर सुभाष चंद्र बोस के, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा का कटक। दोस्तों उड़ीसा का कटक आपको याद रखना है, जो कि कटक ये उड़ीसा, ये यहाँ पर अगर उड़ीसा मान लिया जाए इसको, ये यहाँ पर उड़ीसा मान लो इसको, ये उड़ीसा है, नीचे आंध्रा आ जाएगा दोस्तों, ऊपर पश्चिम बंगाल। दोस्तों मैंने बताया कि इतिहास को जियोग्राफी के साथ पढ़ना होता है और हम हमारे देश में रहते हैं, तो हमारे जो 28 राज्य जो कि 29 थे अब 28 हो गए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको राज्य तो पता होने चाहिए और राज्यों के जो फेमस शहर है वही पता होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा देश है, तो दोस्तों हमको इसके बारे में पता तो होना ही चाहिए। इतना तो अगर हम अपने आप को शिक्षित मानते हैं तो इतना तो हमको पता होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक, देखिए तो ये उड़ीसा है यहाँ पर दोस्तों, उड़ीसा का यहाँ पर कटक एक फेमस शहर है। तो कटक में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अगर देखें तो जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। बचपन से काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी वह थे, लेकिन दोस्तों इनके पिता जो थे इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते थे, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सीरियस नहीं थे और इनके पिता, इनकी ये काफ़ी रिच फैमिली से, तो दोस्तों काफ़ी अमीर फैमिली से इनके पिता जो थे वकील थे। उस समय दोस्तों 16 17 और अगर 1920 तक की अगर बात करें तो किसी के घर भी साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। इनके घर कार हुआ करती। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को किसी भी बात की कोई मतलब कि कमी नहीं थी, लेकिन उनके पिता जो थे दोस्तों इनको सिविल सर्वेंट बनाना चाहते थे, ICS बनाना चाहते थे। ठीक, अब क्या हुआ, उनको बिठाना चाहते थे एग्ज़ाम में, तो ये पहले ज़्यादा सीरियस नहीं थे। तो इनके पिता जो थे वो यूँ समझते थे कि जीवन में सुभाष कुछ नहीं कर पाएगा और ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों फिर उन्होंने प्रण किया और काफ़ी मेहनत की। दोस्तों उस समय अगर देखें तो ब्रिटेन में एग्ज़ाम होती थी, मैंने बताया ICS की, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज IAS हो चुका है। तो दोस्तों आप ब्रिटेन जाते हो और खूब मेहनत करते हैं और बहुत ही लगन से, और वह चौथा रैंक हासिल कर लेते। दोस्तों आपको याद रखना ICS में सुभाष चंद्र बोस का चौथा रैंक आया था, चौथा रैंक आता है उनका, और वह ICS में क्लियर कर लेते हैं। मतलब दोस्तों वो उनकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है और उनको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। किसी भी समय उनका मतलब इंटरव्यू के लिए वो पत्र आ सकता था।
दोस्तों मतलब ICS का मतलब है दोस्तों वह कलेक्टर बनने वाले थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जो कि दोस्तों हर व्यक्ति का सपना होता है, जो कि IAS हो चुका है, पहले ICS था। ठीक, देखिए अब होता क्या है कि 1920 में क्लियर करते हैं दोस्तों। आपको याद रखना उस समय एग्जाम सेंटर ब्रिटेन हुआ करता था, भारत में एग्जाम सेंटर नहीं था। फिर रीडिंग के समय से भारत में आता है और 1977 से ये पैटर्न हिंदी में होता है दोस्तों, पहले पैटर्न इंग्लिश में हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि 1920 आता है। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तो गांधी जी से प्रभावित होते हैं सुभाष चंद्र बोस, और वो जो उनका सपना रहता है कि मुझे ICS में जाना है, मतलब मुझे कलेक्टर बनना है, वो दोस्तों वो पहले उनका ज्वाइनिंग करने से पहले ही वो उस नौकरी को इस्तीफा दे देते हैं कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मूड बना लेते हैं। अब दोस्तों घर पर बता देते हैं, तो फिर ठीक है, अब मैं तो देश के लिए वो बोलते थे कि अब मैं देश के लिए ही सब कुछ होगा मेरा। गांधी के साथ असहयोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो काफ़ी व्यक्ति नौकरियों से इस्तीफा दे देते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से एक रहते हैं, जो कि उस समय उनकी उम्र 23 वर्षीय थी। अब ध्यान रखें दोस्तों, 1897 में जन्म हुआ, 1920 की बात है, 23 वर्ष। अब उसके बाद में क्या होता है कि हर कांग्रेस के अधिवेशन में वो भाग लेते हैं, और जो युवा नेता, जो युवा कार्यकर्ता रहते हैं, उनका वह नेतृत्व भी करते हैं। जो कि दोस्तों कहाँ भी अधिवेशन होते थे तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना कार्यकर्ता को, कि कहाँ संगठन करना है, कैसा क्या बोलना है, जनता कितनी आएगी, कितना पंडाल बनाना है, बैठने की व्यवस्था है ना, उन सब पानी की सबकी व्यवस्था जो भी देखना है, तो युवा कार्यकर्ता थे, उनके नेतृत्व करता थे। एक समय आता है दोस्तों कांग्रेस के सचिव हो जाते हैं, सेक्रेटरी दोस्तों पूरा बंदोबस्त देखते हैं कांग्रेस का सब दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1938 का जो समय आता है, 1938 में क्या होता है, कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन होता है दोस्तों, गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में आता है हरिपुरा। गुजरात दोस्तों जैसे मैंने आपको नाम बोला, कौन सो भी दोस्तों अगर मैं देश का जो भी नाम बोलता हूँ, जिस भी राज्य का, तो आपको दिमाग में मैप आ जाना चाहिए कि वो राज्य कहाँ है। और अगर शहर का नाम बोलूँ उस राज्य में, तो शहर के दोस्तों ये इसी मतलब कि कह सकते हैं कि इस राज्य का ही शहर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुंबई, तो मुंबई आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुंबई महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, वो शहर कहाँ का है और किस राज्य का है दोस्तों, दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब हरिपुरा में गुजरात में अधिवेशन होता है। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस के विचार थे तो थोड़े क्रांतिकारी विचार थे। वो देश को जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहते थे, और वो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। वही दोस्तों कांग्रेस, मैंने बताया कि शुरुआत में वो कह सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से मांगते थे अंग्रेजों से। ठीक है, और गांधी जी ने बोला था कि हम कुछ भी स्थिति हो जाए, चाहे हमको आज़ादी लेट मिले या कुछ भी हो, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। तो गांधी जी से उनके थोड़े विचार अलग थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़े क्रांतिकारी थे, थोड़े युवा थे, और थोड़े भावुक थे। जो भी कुछ हो जाता था देश में तो वो भावुक जल्दी हो जाते थे, उनको लगता था कि अंग्रेजों को भी अब इसका जवाब मिलना चाहिए। वहीं गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमको हिंसा तो करना ही नहीं। गांधी जी का थोड़ा अलग सिद्धांत था। तो दोस्तों दोनों के विचार अलग हो जाते, लेकिन दोनों की देशभक्ति एक ही रहती है, देश को आज़ाद कराना। तो दोस्तों ये विचार थे। अब जो गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस के इस विचार थे काफ़ी वो रखते थे, उनको पता था दोस्तों। 1942 में जब भारत वो दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, मैंने बताया पहला जो होता है 1914 से अगर देखा जाए तो 1918 तक, दूसरा 1939 से 1945 तक। और इसमें दोस्तों देखें तो दो गुट बने हुए थे, मैं आपको याद रखना, एक था मित्र राष्ट्र मित्र और एक था धुरी। ठीक, तो मित्र में अगर देखें दोस्तों तो इधर थे ब्रिटेन याद रखना है, ब्रिटेन फ्रांस है ना, ब्रिटेन फ्रांस और रूस, कुछ समय तक रूस भी था इनके साथ में। और इधर अगर देखें तो दोस्तों जर्मनी आपको याद रखना है, जर्मनी, इटली और जापान भी आ जाता है दूसरे विश्व युद्ध में। तो दोस्तों ये जापान है दोस्तों, आपको नाम याद रखना है। ठीक, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और इधर देखें तो जर्मनी, इटली और जापान। तो क्या होता है कि उनको आइडिया लगता है कि हमको क्या करना है कि अंग्रेज क्या है, ये इनके दुश्मन है और ये इनके दुश्मन है। तो ब्रिटेन क्या था, मित्र राष्ट्र में था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना धुरी राष्ट्र से मदद ली जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो हमारा दुश्मन है उसका कोई दूसरा दुश्मन है, तो जो उसका दुश्मन है उसको दोस्त बना लो। ऐसा होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन मतलब हमारा दोस्त, ऐसा ही। तो उन्होंने क्या किया कि जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है,
तो ब्रिटेन जो है वो धुरी राष्ट्र का दुश्मन है। अब एक काम करो, क्या करो कि हम धुरी राष्ट्र से मित्रता कर लेते हैं तो ये हमारी सहायता करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस को ये आइडिया पहले से मतलब उनको ऐसा लग रहा था। दूसरा वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था। अब इधर देखा जाए तो होता क्या है कि जो गांधी जी थे और उनके विचार अलग हो रहे थे। तो गांधी जी ने जब 1939-40 का जो अधिवेशन होता है त्रिपुरी, जो कि वर्तमान का एमपी का जो जबलपुर है वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है कि गांधी जी ये चाहते थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस अगर अध्यक्ष बनते हैं तो क्या होगा, वो कुछ कड़े डिसीजन लेंगे। क्योंकि अध्यक्ष क्या मतलब पूरे देश का अध्यक्ष, कांग्रेस का मतलब उस समय पूरा देश हुआ करता था, और वह डिसीजन लेगा उसी के हिसाब से पूरा देश कार्य करेगा। तो गांधी जी नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों के विचार काफ़ी अलग थे। तो गांधी जी यहाँ पर सुभाष को नहीं बनने देते और पट्टाभी सीतारामैया को बनाते हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव होता है, चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीते। सुभाष चंद्र बोस फिर गांधी जी नाराज हो जाते हैं। तो गांधी जी फिर सुभाष चंद्र बोस फिर क्या करते, कांग्रेस को छोड़ देते और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई संस्था की स्थापना करते, युवाओं को संगठित करते हैं। लेकिन उधर को होता क्या है, अंग्रेज सरकार जो रहती है वो पकड़ कर जेल में डाल देती है कि तुम क्या कर रहे हो, सरकार के खिलाफ युवाओं को भड़का रहे हो सरकार के खिलाफ, और ये देशद्रोही है। तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसी बीच दोस्तों दूसरा वर्ल्ड वार क्या है, शुरू हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर फिर उनको क्या होता है कि कुछ बीमारी के संकेत आते हैं, उनको कुछ वो तबीयत खराब हो जाती है जेल में। अब होता क्या है कि अंग्रेज जो मतलब थाने में पता चलता है तो सरकार को कि अगर सुभाष की जेल में डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि जनता में क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा और जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी युवा थे, काफ़ी चर्चित थे। दोस्तों गांधी जी का समय अंतिम समय चल रहा था और उस समय देश में सबसे चर्चित व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस ही थे। सबका भरोसा था उन पर और वह ऐसी बातें भी करते थे, काफ़ी क्रांतिकारी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर वो छोड़ देते हैं और उनको घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। तभी दोस्तों वह दूसरा वर्ल्ड वार की खबर को सुनते और उनको ये आइडिया आता है कि क्यों ना ब्रिटेन के खिलाफ जो धुरी राष्ट्र है उनसे दोस्ती की जाए। तो फिर वो घर में नज़रबंद थे दोस्तों, घर में, और घर में नज़रबंद से वो नज़रबंद ही हो जाते हैं। वो यहाँ से चले जाते, उनको जाना था पेशावर। दोस्तों पेशावर आपको याद रखना है, पाकिस्तान जो कि वर्तमान का पाकिस्तान, उस समय सिंध प्रांत हुआ करता था हमारा एक राज्य। तो पेशावर में जाते हैं। पेशावर में वहाँ पर एक जासूस व्यक्ति रहता है जो कि वो भेष बदल कर जाते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस भेष बदल कर जाते हैं और वह चर्चित थे और हर समय कुछ न कुछ करते रहते थे। तो अंग्रेज सरकार उनसे काफ़ी डरते थे और वह चाहते थे कि सुभाष कुछ एक्टिविटी न कर ले, इसलिए उनके पीछे जासूस छोड़े हुए थे भेष बदल कर, सुभाष चंद्र बोस की हर एक्टिविटी पर नज़र रखते थे। क्योंकि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस इतने महान, मतलब कि इतना बड़ा नाम थे, तो वो कुछ न कुछ तो करेंगे ही। तो उनको सुभाष चंद्र बोस को ये भी चैलेंज था कि जो जासूस छोड़े हुए जो भेष बदल कर मेरी हर हरकत पर नज़र रखते हैं उनको भी चकमा देना है। तो वह चकमा देने के बाद भेष बदल कर एक पठान का भेष बनाते और अपना नाम रखते जियाउद्दीन। दोस्तों अब बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और कुर्ता पजामा पहनकर फिर वो भेष बदल कर जाते पेशावर और वहाँ एक व्यक्ति से मिलते हैं जिसका नाम रहता है भगवती राम तलवार। दोस्तों नाम याद रखना, पेशावर में एक जासूस भगवती राम तलवार रहता है और वह भी अपना नाम बदलता है। वह अपना नाम रखता है रहमत अली। जो सुभाष चंद्र बोस है वह रखते हैं जियाउद्दीन और भगवती राम तलवार है वो रहमत अली अपना नाम रखता है। और वहाँ से फिर क्या होता है कि दोनों चलते हैं। तो दोस्तों वह सुभाष चंद्र बोस जैसे ही जहाँ जाते हैं तो सब उनको पहचान देते पहले ही, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस की वो अध्यक्षता कर चुके थे 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि पूरे देश में उनका नाम फैल चुका था। तो जैसे ही जाते तो सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी रिस्पेक्ट हर जगह मिलती थी। तो सुभाष चंद्र बोस क्या है, और उनकी देशभक्ति किसी से छिपी नहीं थी। तो क्या है कि वहाँ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे क्या है, मुझे भारत पार करवा दो, मुझे यूरोपीय देश जाना है। तो वो मदद करता है जासूसी। और दोनों जब अफ़गान की बॉर्डर पर जाते हैं, ये वर्तमान को जो पाकिस्तान अफ़गान की बॉर्डर पार करते हैं और वहाँ पर चेकिंग होती है बॉर्डर पर। आपने देखा होगा कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो चेकिंग होती है। तो वहाँ पर तुर्की भाषा जो कि सुभाष चंद्र बोस को आती नहीं थी और उसको जासूस को आती थी, भगवती राम तलवार को। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि मेरा मामा है, सुभाष चंद्र बोस को मामा इंट्रोड्यूस करवाता है और इनकी जबान नहीं है, इनको हम एक जगह दिखाने ले जा रहे हैं। तब फिर उनको
इस तरह से बॉर्डर पार कराई जाती है। और फिर जब जाते हैं तो पहाड़ी इलाके में कोई जब रहता नहीं है तो सुभाष चंद्र बोस भगवती राम तलवार को बोलते हैं कि तुम क्या करो, एक सिक्का दो। तो उस समय दोस्तों भारत में जो सिक्का चलता था, जो ब्रिटेन के राजा रानी रहते थे उनका फोटो लगी होती थी, तो सुभाष चंद्र बोस सिक्का लेते और उसको अपने पैरों तले कुचलते, बोलते हैं कि ये देखो हम इनको इस कदर से हम यहाँ से हमारे देश से निकालेंगे, और हमारे देश में इतना सारा अत्याचार होता है और हम इनके राजा रानी की क्यों रिस्पेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते जब हमारे देश में इतना सारा अत्याचार ये कर सकते हैं। तो फिर उनको पैरों से कुचलते, भगवती राम तलवार भी कुचलते और दोनों हंसते हंसते जाते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि वो रसिया जाते हैं, मॉस्को, जो कि दोस्तों रसिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है, मैंने बताया, जो कि अब जियोग्राफी में पढ़ सकते हैं। मॉस्को उसकी राजधानी है, वहाँ पर जाते हैं और उससे मिलते हैं। मॉस्को में जो था वहाँ का प्रधानमंत्री, और वो बोलता है, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि जो मित्र राष्ट्र दूर राष्ट्र दो संगठन थे, दो गुट, तो दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को कुचलना चाहते थे। तो वो बोलता है ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। फॉरवर्ड जाते हैं दोस्तों इटली। दोस्तों अगर देखें तो ये यहाँ पर, और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आता है, और इधर यूरोप आ जाता है। तो यहाँ पर देखें तो फिर वह फ्रांस में, रसिया में जाते हैं मॉस्को, फिर इटली जाते हैं, इटली से भी मदद मांगते हैं, और फिर हिटलर के पास जाते हैं जर्मनी। जर्मनी दोस्तों अगर देखें तो वहाँ बर्लिन उसकी राजधानी रहती है और इटली की रोम राजधानी रहती है। तो वहाँ पर हिटलर दोस्तों दूसरे वर्ल्ड वार में, हिटलर जो कि है काफ़ी गुस्सा था उसका, जो कि पहले वर्ल्ड वार में इटली जर्मनी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी, हिटलर उसका बदला ले रहा था, सबको मार रहा था, किसकी भी नहीं सुनता था, वो सबको बम बरसा रहा था सभी देशों पर। तो क्या थे उस समय दोस्तों जो धुरी राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी, इटली और जापान था, वो काफ़ी ऊपर था, मतलब वो सबको मित्र राष्ट्र हार रहे थे उनसे। इस समय दोस्तों अगर देखें तो धुरी राष्ट्र थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और इनको मार रहे थे मित्र राष्ट्रों को, जिसमें ब्रिटेन भी था। तो सुभाष चंद्र बोस काफ़ी खुश थे तो कि इस तरह हम हमारे देश से अंग्रेज़ों को निकाल सकते हैं। तो हिटलर नेताजी को, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दोस्तों देते, हिटलर ही देते, और बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर दोस्तों अब होता क्या है कि यूरोप तो इधर है, ठीक है, यूरोप इधर है, और जापान अगर देखें तो पूर्व में आ जाता है एशिया में। तो उनको फिर जाना था जापान, क्योंकि मित्र राष्ट्र, सभी मित्र राष्ट्र से उनको मिलना पड़ेगा। तो फिर उनको पनडुब्बी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस को क्या है, पनडुब्बी द्वारा इधर से लाया जाता है समुद्र से, क्योंकि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आता है। अगर दोस्तों अगर मैं आप बताऊँ, देखिए यहाँ पर अगर आपको मैप में बता दूँ तो देखिए ये छोटा सा आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों समझने के लिए आप एक देख सकते हैं कि ये क्या है, ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया या यूरोप है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया कर लिया जाए, और यहाँ उत्तरी अमेरिका ये कर लो, और यहाँ ये दक्षिण अमेरिका, ठीक। तो देखिए ये एशिया है, एशिया, ठीक। एशिया में यहाँ पर अगर इंडिया मान लो, ये इंडिया है, और इतना बड़ा अगर देखें दोस्तों तो ये रसिया है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ तक एशिया आ जाता है, ये यूरोप आ जाता है, ठीक। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये यूरोप है, यहाँ से दोस्तों ब्रिटेन में यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से अंग्रेज आए थे। अब होता क्या है कि यहाँ से ये जर्मनी, इटली यहाँ से मिलते हैं। अब जापान दोस्तों इधर आ जाता है यहाँ पर, तो उनको क्या है इतना पूरा घूम के यहाँ तक जा, तो रूस, मॉस्को और वहाँ इटली से तो जर्मनी इनसे तो मिल लिया, अब इनको जापान जाना था। तो जापान होता क्या है कि ये पनडुब्बी आती है उनकी एक बोट, तो वहाँ से सुभाष चंद्र बोस को गुप्त तरीके से बैठा कर यहाँ से यूँ, जो कि समुद्र है दोस्तों ये सब, तो यूँ लाया जाता है, यूँ लाया जाता है, यूँ लाया जाता है। और यहाँ पर मेडागास्कर, जो कि एक दोस्तों फ्रांस की एक क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है मेडागास्कर। फिर दोस्तों इधर जापान का राज हुआ करता था, ये दोस्तों इधर जापान का, या इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर नहीं, ये सब आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब दूर जापान का राज हुआ करता है। जापान में खबर दी जाती है कि क्या है कि वहाँ जो सुभाष चंद्र बोस है वो आ रहे तुम्हारे पास, तो फिर वो बोट भेजते हैं और फिर उनको जापान में ले जाया जाता है। फिर जापान के जो प्रधानमंत्री थे किम जोंग किन, ऐसा कुछ नाम रहता करके दोस्तों, वो बोलते हैं कि ठीक है हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों उनको वो मदद क्यों कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी मान क्यों रहे हैं, क्योंकि वो कोई रिश्तेदार तो लगते नहीं, क्योंकि दोस्तों उनको भी बदला लेना है, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन उनका दुश्मन है, मित्र राष्ट्र के जितने भी है धुरी राष्ट्र के सारे दुश्मन है। तो कहते हैं ना कि भाई बिना मतलब के तो कोई मदद नहीं करेगा, तो वो इसलिए मदद कर रहे थे क्योंकि उनको भी ब्रिटेन को हराना था, उनको भी यहाँ से भगाना था और अपना राज्य स्थापित करना था। दोस्तों मैंने बताया कि पहले राज्य एक दूसरे को स्थापित ही होती थी,
जो पावरफुल है वो राज्य स्थापित करेगा, तो जापान में जाते हैं और उस समय दोस्तों वहाँ पर से वो मदद की मांग हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने सुभाष चंद्र बोस का देखा। अब दोस्तों होता क्या है कि एक संस्था थी जो कि जापान की सेना में और दूसरी सेना में कुछ व्यक्ति हुआ करते थे जो भारतीय थे, तो भारतीय लेकिन जापान की सेना से लड़ते थे। अब वो जिससे भी लड़ते थे, युद्ध होता था ब्रिटेन से, क्या होता तो हार जाते थे। तो उसमें से जो कुछ भारतीय रहते थे वो और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह, आपको याद रखना है, कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल और लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल दोस्तों अभी 2012 में जिनकी मृत्यु हुई है, लक्ष्मी सहगल के बारे में हम बात करेंगे। लक्ष्मी सहगल और भी काफ़ी रहते हैं। और दोस्तों ये एक अलग संस्था बनाई जाती है और इनके मन में कुछ चेतना आती है कि क्यों ना हम क्या करें, हम भारतीय हैं और हम अपना हमारे देश के लिए कुछ एक अलग से संगठन बनाएं। और दोस्तों फिर रास बिहारी बोस, दोस्तों रास बिहारी बोस आपको नाम याद रखना है। ये रास बिहारी बोस कौन है? क्योंकि दोस्तों अगर मैंने बताया कि 1912 में जो कि कोलकाता राजधानी हुआ करती थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है दिल्ली। और दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग जो कि उनको शाही तरीके से जुलूस के द्वारा उनको दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो वहाँ ले जाया जा रहा था, तो वो उन पर बम फेंके जाते। तो मैंने बताया कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को फांसी दे दी जाती है और उसके विरोध में जलियांवाला बाग में क्या होता है कि एक सभा हो रही थी, ठीक। तो दोस्तों इसमें रासबिहारी बोस भी रहते हैं, तो ये भाग आते हैं जापान और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को फांसी दे दी जाती है। तो रासबिहारी बोस फिर यहाँ मिलते हैं और बोलते हैं कि हम एक नई भारतीय लोगों को मिलाकर क्या करते हैं कि एक नई फौज बनाते हैं और फिर आज़ाद हिंद फौज बनाई जाती है। और दोस्तों वो रासबिहारी बोस, ये दोस्तों रासबिहारी घोष वो अलग है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, ये दोस्तों रासबिहारी बोस है। दोस्तों फिर क्या होता है कि ये बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस इस संस्था के बारे में पहली बार जब सुनते, जापान के टोक्यो में इसकी ट्रेनिंग होती है जंगलों में। और फिर क्या होता है कि जो थाईलैंड जो बैंकॉक है, बैंकॉक में पहला सम्मेलन होता है और वहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों ये युवाओं में जोश भरते हैं और सुभाष चंद्र बोस जैसे ही आते हैं तो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यानी देश का इतना बड़ा देशभक्त यहाँ पर मौजूद है, तो अब हमें जोश से पूरा भर जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर जोश में फुल काम करने लगते हैं और दोस्तों ये अस्थायी सरकार बनाते हैं। कहाँ पर? सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर नाम सुना होगा आपने, सिंगापुर। दोस्तों सारे देश इधर ही है, यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर आ जाते हैं एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंगापुर में आते हैं, सिंगापुर में टाउन हॉल, वहाँ पर दोस्तों अस्थायी सरकार बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब यही रहते हैं और वित्त मंत्री और कुछ मंत्री हुआ करते हैं, उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ही अस्थायी सरकार बनाते हैं। और दोस्तों बहुत सारे देश ये इनको मान्यता भी दे देते हैं अस्थायी सरकार। और जो जापान था, जापान जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार है, जो कि वर्तमान का हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये यहाँ पर देश तो दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ पर दोस्तों वह उनको अस्थायी सरकार ये उनको एक ज़मीन दे देते हैं कि यहाँ तुम रहो, और इसका नाम रख दिया जाता है शहीद दिवस, ठीक है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों ये अपने क्या करते हैं कि यहाँ रहते हैं और कार्यालय जो कि अस्थायी सरकार है, जो मंत्री रहेंगे सुभाष चंद्र बोस, और ये जब तो बैठेंगे कहाँ, तो जो म्यांमार है दोस्तों, ये म्यांमार जो कि इधर देखें तो यहाँ म्यांमार आ जाएगा, जो कि अब म्यांमार है, पहले बर्मा हुआ करता था, उसकी राजधानी रंगून थी। अब दोस्तों म्यांमार हो चुका और इसकी राजधानी नेपिताऊ हो चुकी है। पहले बर्मा हुआ करता था और उसकी राजधानी रंगून थी, रंगून वहाँ कार्यालय बनाते हैं। और वहाँ पहली बार क्या है कि वो रेडियो से संबोधित करते हैं और महात्मा गांधी को संबोधित करते हैं कि हम अपने, जो कि सेना का ट्रेनिंग काफ़ी हो चुकी थी, बटालियन थी दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बटालियन, गांधी बटालियन, जो कि अलग अलग सेना की टुकड़ी हुआ करती थी, लक्ष्मी सहगल, रानी लक्ष्मीबाई बटालियन, नेहरू बटालियन, ये दोस्तों टुकड़ियों के नाम थे। तो वो दोस्तों कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो इधर से दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों म्यांमार में उनका क्या था, ऑफिस था, कार्यालय, तो दोस्तों यहाँ से वो शुरुआत करते इधर से। तो अगर देखें तो मणिपुर का जो इम्फाल है दोस्तों, यहाँ मणिपुर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ अगर देखें तो नागालैंड, दोस्तों ये राज्य इधर ही है। तो दोस्तों यहाँ क्या है, तो इम्फाल, और अगर देखें तो मणिपुर के इम्फाल और कोहिमा, यहाँ से शुरुआत करते हैं।
तो दोस्तों पहली बार जब गांधी को संबोधित करते हैं वो कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम देश के लिए यहाँ से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों वह गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित करते हैं। दोस्तों राष्ट्रपिता जो है गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्योंकि वो दोस्तों विचार अलग थे लेकिन गांधी जी को काफ़ी मानते थे, सुभाष चंद्र बोस उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर उनको संबोधित किया था गांधी जी को। ठीक, अब यहाँ से होता क्या है कि वो इस इलाके में जब जाते हैं तो सेना शुरू में काफ़ी कम रहती है, तो वो लोगों से काफ़ी आह्वान करते हैं कि तुम हमारे बेटों को सौंप दो। और दोस्तों वो नारा भी आपने सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम अपने आप को मुझे सौंप दो और उसके बाद में आज़ादी दिलाने की गारंटी मेरी, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन तुम मुझे अपने आप को सौंप दो, उसके बाद में आज़ादी किस तरह मिलेगी वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इसका ये मतलब होता है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो इतने वर्षों से जो तुम झेल रहे हो। ठीक, तो दोस्तों ये होता है। और दिल्ली चलो का नारा भी देते हैं, मतलब टारगेट रहता है दिल्ली चलो। अब दोस्तों होता है क्या है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वो अटैक करते रहते हैं छोटी छोटी टुकड़ियों पर, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी सेना तो थी नहीं, लेकिन आज़ादी करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि फिर अब वो जो महाशक्तियाँ वर्ल्ड वार में कूदती है। अब दोस्तों होता क्या है कि इनके भरोसे ही सुभाष चंद्र बोस ने आहिस्ता आहिस्ता सरकार बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, जो कि 1942 में बनती है। 1942 में आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वर्ल्ड वार में जब दो महाशक्तियाँ, जो कि ये हिटलर जो है ये थोड़ा सन के टाइप का रहता है, तो ये रसिया पर भी आक्रमण कर देता है। अब रसिया जो है तो इसके विरुद्ध हो जाता है जर्मनी के, और जो कि यूएसए अमेरिका महाशक्ति थी वो भी आ जाती है। तो दोस्तों मित्र राष्ट्र का जो है पलड़ा भारी हो जाता है। धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी इटली और ये थे ये कमज़ोर हो जाते हैं। और दोस्तों फिर क्या होता है कि ये धुरी राष्ट्र जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि और वह इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों जो हिटलर है वो आत्महत्या कर लेता है, इटली भी घुटने टेक देता है, और जापान जो है, जापान में भी हिरोशिमा नागासाकी पर क्या है कि यूएसए बम गिरा देता है और वह भी घुटने टेक देता है। दोस्तों जिसके भरोसे सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे थे उन्होंने तीनों ने घुटने टेक दिए, महाशक्तियों ने, जर्मनी इटली और जापान। तो सुभाष चंद्र बोस फिर ये सब ख़त्म कर देते, सबको बुलाते हैं और सब पूरी अस्थायी सरकार को ख़त्म कर देते हैं कि अब जिनके भरोसे ही हमने करा था उन्हें घुटने टेक दिए अंग्रेज़ों के सामने, तो अब हम क्या, तो सब कुछ ख़त्म करके फिर 1945 में वो बोलते हैं कि हम बाद में करेंगे, अभी सब पोस्टपोन कर देते, सब खत्म कर देते। और सब खत्म करके 1945 में जब हवाई जहाज़ में उड़ते हैं दोस्तों, वो हवाई जहाज़ आज तक नहीं उतरा है। तो दोस्तों ये अनुमान लगाया गया सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग धारणाएं बनती है। सुभाष चंद्र बोस की किसी कारणवश कोई मतलब कि दुर्घटना हो गई होगी, प्लेन क्रैश हो गया होगा। ये तो दोस्तों एक बीबीसी, एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, मतलब कि एक रिपोर्टर न्यूज़ ब्रिटिश का जो कि अभी भी चलता है बीबीसी, तो दोस्तों 1939 में वो चालू हुआ था दोस्तों। उसकी रिपोर्ट के अनुसार ताइवान में सुभाष चंद्र बोस की प्लेन में आग लग गई थी और उनको निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था दोस्तों, फिर वो नहीं बच सके और देश के लिए 1945 में शहीद हो गए। दोस्तों ये हमने देखा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके आज़ाद हिंद फौज के बारे में, और दोस्तों ये उनकी देशभक्ति थी, इस तरह से वो अपने आप को देश को समर्पित कर चुके थे। और दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।